जो केपी ओली का जो सरकार था उन्होंने प्रतिबंध लगा लिया। वास्तव में युवा का एक इतना भयावह अवस्था होने के कारण से भी थोड़ा संतोष का माध्यम वही सोशल मीडिया था। इसी को आधार मानकर वो जो प्रदर्शन हुआ, बाद में दूसरे दिन जो नरसंहार के रूप में रूपांतरण हुआ, वो बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन कारण तो वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ का बेविचार और वहाँ के प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ा। काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन इतना कष्टकर है। लेकिन पिछला के विषय में जो कहा, उसमें नेपाल से कोई लेना देना है नहीं, इससे कोई इसका रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रिलेशन था। लेकिन वहाँ तो दूसरा कारण भी था ना, जैसे गवर्नमेंट को लगा कि युवा लोग जितने भी है बच्चे लोग वही मोबाइल और वही सोशल मीडिया प्रयोग कर रहे थे, और ये सरकार का जो रवैया है तो इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में वो बाहर ले रहे थे। जनता आज की मौजूदा पीढ़ी उससे भी पीड़ित है। नेपाल के युवा जो सनातन का जो विषय है, आइडेंटिटी का जो विषय है, वास्तव में नेपाल का जो सनातन है, नेपाल का जो हिंदुत्व है, वो वास्तव में वही नेपाल का राष्ट्रीयता है। नहीं, आप क्या ये कहते हैं कि राजशाही को वापस आ जाना? नहीं, राजशाही पूरा नहीं। राजशाही राज संस्था जो है आलंकारिक रूप से राज संस्था रहना चाहिए, और प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है इसी के आधार पर बढ़ना चाहिए। यहाँ दो विषय अब नेपाल में उठ रही है, ये बहुत खतरनाक मुझे लगता है कि अभी का जो जेनजी के नाम पर जो मोमेंट हुआ, वास्तव में इसमें तो अभी इनका सारा विषय मोटा मोटी खुल रहा है। तो इसके पीछे जो 13 साल से लेकर 28 साल के जो युवा लोग कॉलेज जाकर निकल कर जो सड़क में आए थे, ड्रेस में थे, नेपाली कांग्रेस हो, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो, चाहे माओवादी हो, ये लोगों ने वादा तो बहुत बड़ी बड़ी किए। इन्होंने पब्लिक को सपना तो बड़ा बड़ा इन्होंने दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्होंने कार्यान्वयन कुछ भी नहीं किया। भिड़ाने के लिए, जनता को विभाजित करने के लिए संविधान आया, ऐसा धारा है वहाँ। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि नेपाल के भ्रष्ट नेता, सत्ता के लालची नेता अपने देश की युवा पीढ़ी, अपने देश के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं पश्चिम के हाथों, ये कहना चाहते हैं? नेपाल से तीसरे देश में लाने का जो काम किया, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न कंट्री में, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका। तो वहाँ क्या किया कि भूटानीज तो गए, चल रहे थे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, नेपाली लोग को भूटानी बनाकर विदेश भेजने का काम किया, पैसा खा कर। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं नेपाल में। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मेरा हिंदी के खास कार्यक्रम पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा में। आज हमारे खास मेहमान हैं खेमचंद आचार्य जी, नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विदेशी मेहमान हैं। स्टेट मेरा हिंदी पे दो टूक बात करेंगे। खेमचंद जी बताना चाहेंगे कि हम लोग बहुत खुश हैं नेपाल से, काठमांडू से चल के, और आप स्टेट मिरर के स्टूडियो में बैठे हैं। धन्यवाद संजीव जी, आपने भी हमको इनवाइट किया और बड़ा प्रेम से यहाँ स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए हृदय से ही आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेपाल की इतनी बड़ी शख्सियत, नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जो सिर्फ सनातन के लिए जी रहे हैं और सनातन के लिए ही सबको समर्पित कर रखा है। नेपाल के बारे में सब जानते हैं, भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उनके बारे में दुनिया जानती है। लेकिन अभी जो ये फसाद हुआ नेपाल में, युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। नेपाल तो बड़ा शांत था, आचार्य जी क्यों? इसमें संदीप जी जो 2-3 कारण, बहुत बड़ी कारण है। जो 30-32 साल से जो पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ लीड कर रही थी, तो उन लोगों का जो आचरण था, जो भ्रष्टाचार था, बेविचार था, जो पॉलिसी उन लोगों का राष्ट्र के हित में नहीं था, और जो युवा लोग हैं इस विषय से बहुत नाराज़ थे। तो पब्लिक पर डिलीवरी नहीं था, और बाध्य होकर देश छोड़कर विदेश में जाने परिस्थिति में
खड़ा हो गए थे। आपको चकित होगा कि जो 3 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश में दैनिक 7 से 10,000 युवा लोग देश को छोड़कर जा रहे हैं डेली। रोज। हाँ, एयरपोर्ट में आप जाकर देखेंगे तो शादी करके 10 दिन नहीं होता है, बीवी को छोड़कर जाना पड़ रहा है। और ये जो पीड़ा है व्याख्या नहीं कर पाएंगे हम। तो इसका जो नाराज़ी था हर युवा के मन में भरा हुआ था। तो इसी बीच में जो ये फेसबुक लगाए जो सोशल मीडिया 26 जो सोशल मीडिया है, जिन्होंने जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में नहीं आया, कर नहीं तीरा, ये बहाना से जो केपी ओली का जो सरकार था उन्होंने प्रतिबंध लगा लिया। वास्तव में युवा का एक इतना भयावह अवस्था होने के कारण से भी थोड़ा संतोष का माध्यम वही सोशल मीडिया था, क्योंकि बेटा अमेरिका में है, जो उनकी नातिन है वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सऊदी में है, कतार में है। उन घर में तो जो बूढ़े लोग हैं वही है। और शाम सुबह संवाद करने के लिए बेटा बेटी का जो यहाँ नातिन बोलते, उसका संवाद का माध्यम ही वही था सोशल मीडिया। और जो पब्लिक लोग थोड़ा बहुत, युवा लोग थोड़ा बहुत वही सोशल मीडिया को प्रयोग करके थोड़ा सा संतुष्ट थे, उसी को उन्होंने बैंड कर दिया। और इसी को आधार मानकर वो जो प्रदर्शन हुआ, बाद में दूसरे दिन जो नरसंहार के रूप में रूपांतरण हुआ, वो बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन कारण तो वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ का बेविचार और नेता लोग, जैसे पब्लिक का जो विदेश में रहकर जो महीना में 2-2.5 लाख रुपया नेपाली करेंसी कमा कर वहाँ नेपाल में भेजते थे, तब भी उनका लाइफ स्टाइल बहुत कष्टकर था। लेकिन यहाँ के नेता के जो बेटा बेटियाँ है, न उनका फैक्ट्री है, न कहीं श्रम है, न कहीं वो है, लेकिन उसका लाइफ स्टाइल देखो कि कभी कहाँ के 5 स्टार होटल में, कहाँ के उसमें, तो वो जो लाइफ जी रहे थे नेता लोगों के फैमिली लोग, तो उससे भी वह लोग नाराज़ थे। हम इतना मेहनत करते हैं, इतना सारा चीज़ में काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन इतना कष्टकर है। लेकिन इनका न तो आमदनी का स्रोत है, न तो कोई फैक्ट्री है, न तो कोई कहीं है, उसके बाद लविश लाइफ। हाँ, फिर इस लाइफ, तो यहाँ क्यों अंतर है? तो ये सारा चीज़ था। खेमचंद आचार्य जी, आपने कहा कि वहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स नेपाल में बंद किए गए आपके देश में, इसलिए देश जलने लगा और वहाँ के प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ा, विदेश मंत्री को सड़कों पे नंगा करके मारा गया, और भी तमाम मिनिस्टर्स थे, दुर्गति की गई। ऐसी दुनिया में कभी कहीं नहीं देखी गई होगी जो नेपाल में युवा ने दिखाई। वहाँ पे भारत में एक अभी केस की सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भारत के। वो ये थी कि यहाँ पे जो प्रोन है, ब्लू फिल्म टाइप की पोर्न वीडियो, ये पोर्न वीडियो जो है देखे जाने पे जो नाबालिग हैं उन पे पाबंदी लगानी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा, अरे तुम ये कराने जा रहे हो, तुमको पता नहीं नेपाल जल उठा था। भाई नेपाल में समस्या ये थी, गुस्से की वजह युवा पीढ़ी की ये थी कि वहाँ का जो पैसा है, धन दौलत है, वो नेताओं के कुछ घर, उनके बच्चे खा पी रहे थे, मौज ले रहे थे, बाकी देश भुखमरी के कगार पे है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाबालिग बच्चों को बचाना है पोर्न वीडियो से इंटरनेट पे, इसलिए कंट्रोल करने को कह रहे थे। ये क्या आप ठीक मानते हैं इसको? पोर्न वीडियो से रिलेटेड तो कुछ नहीं था नेपाल के झगड़े में, या ऐसा कुछ था जो सोशल मीडिया बंद किया गया था? नहीं, ऐसा जो आपने जो यहाँ का न्यायालय का जो फैसला के विषय में जो कहा, उसमें नेपाल से कोई लेना देना है नहीं, इससे कोई इसका रिलेशन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रिलेशन था। लेकिन वहाँ तो दूसरा कारण भी था ना, जैसे गवर्नमेंट को लगा कि युवा लोग जितने भी है, बच्चे लोग, वही मोबाइल और वही सोशल मीडिया प्रयोग कर रहे थे, और ये सरकार का जो रवैया है, तो इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक में वो बाहर ले रहे थे। और सरकार को लगा कि नहीं, इसी हिसाब से बाहर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर हमारे विरुद्ध में ही युवा लोग आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करने का भी आशय हो सकता है एक विषय।
दूसरा विषय जो फेसबुक जिन्होंने जो बहाना तो राज्य ने वही किया कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोगों ने किसी भी देश का कंट्री का जो कानून होता है उसके क्राइटेरिया में जो आना चाहिए, कारण तो वही बताया। लेकिन मैंने शुरू में भी कहा कि इसका विविध कारण है और इसके और पीछे जाएंगे तो हम नेपाल को जोड़ने वाला, राष्ट्र को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला जो विचारधारा है वो सनातन है, वो हिंदू राष्ट्र था। वो जो समाज को जोड़ने वाला कड़ी था, उसको भी इन लोगों ने सेकुलर राष्ट्र घोषित करके नेपाल को पहचान समाप्त पारने का काम किया। उससे भी पब्लिक नाराज था। उसके थोड़ा पहले तो वही इशू चल रहा था। तो ये विविध कारण था, एक ही कारण से ये नहीं हुआ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नेपाल से जो राजशाही का खात्मा हुआ, उसके बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, चुनाव वाली सरकार चुनी गई, जनता आज की मौजूदा पीढ़ी उससे भी पीड़ित है नेपाल के युवा? नहीं, राजशाही का विषय तो अलग है, वो राजनीति विषय भी है और वो आवश्यकता है या नहीं उसमें ज़्यादा लोग 90% लोग नहीं थे, 50-50 राजशाही के पक्ष में भी थे, है लोग। जनमत संग्रह में भी नहीं गया, वो अलग विषय है। लेकिन जो सनातन का जो विषय है, आइडेंटिटी का जो विषय है, वास्तव में नेपाल का जो सनातन है, नेपाल का जो हिंदुत्व है, वो वास्तव में वही नेपाल का राष्ट्रीयता है। वो इतना पुराना, जो नेपाल का हिस्ट्री दुनिया में बहुत प्राचीन है, कम से कम 5000 वर्ष का हिस्ट्री है नेपाल का। नहीं, आप क्या ये कहते हैं कि राजशाही को वापस आ जाना चाहिए और ये लोकतंत्र व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था, नेता प्रधानमंत्री, इनको हट जाना चाहिए? आप और आपका देश ये चाहता है? अब आज से यही प्रश्न अगर आप आज से 10 साल पहले हमसे पूछते तो हम राजशाही आना चाहिए नहीं बोल सकते थे, क्योंकि लोकतंत्र के विकल्प में, डेमोक्रेसी के विकल्प में कोई भी राजशाही और व्यक्ति के पक्ष में हम नहीं थे। लेकिन अभी का जो परिस्थिति हमको देखने को मिलता है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि संवैधानिक रूप से, मैं सक्रिय राजा का विषय नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राज संस्था कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के स्थान पर राज संस्था को हमको अभी देश के परिस्थिति, इंटरनेशनल परिस्थिति, आंतरिक पब्लिक का जनभावना, ये सारे चीज़ को केंद्र में रखकर देखेंगे तो राजशाही अब नेपाल में आवश्यकता हो गई है। राष्ट्रपति की जगह आप राजा चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जगह भी कुछ चाहते हैं, या पूरी राजशाही अब हो जानी चाहिए? आप ऊब गए हैं वहाँ से? नहीं, राजशाही पूरा नहीं। राजशाही, राज संस्था जो है, आलंकारिक रूप से राज संस्था रहना चाहिए और प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, इसी के आधार पर बढ़ना चाहिए। यहाँ दो विषय अब नेपाल में उठ रही है, ये बहुत खतरनाक मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री होना चाहिए कह के एक मोमेंट छेड़ रहा है नेपाल में। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये प्रत्यक्ष कार्यकारी का जो कंसेप्ट है वो नेपाल को डुबा लेगा। इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे चेतना से हम ये कहते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसी पर हमको चलना पड़ेगा। उसी के माध्यम से, संसद के माध्यम से ही प्रधानमंत्री को चुनकर आना पड़ेगा। और दूसरा हम विकल्प सोचेंगे तो देश डूब जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है जो देश को डुबो देगा? वही मैंने शुरू में बताया, जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री का एजेंडा अब कुछ लोग लेकर आ रहे हैं, कुछ पार्टियां भी उसको लेकर आ रहे हैं। तो आप स्वतंत्र रूप से आप प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनकर देश भर से जैसे उड़ सकते हो, वैसा कंसेप्ट लेकर आए, वो वास्तव में राष्ट्र के हित में नहीं है। वो कौन लोग ला रहे हैं ये कॉन्सेप्ट जो खतरनाक होगा देश के लिए? अभी तो कुछ पार्टियां भी है और ये युवा जो है उसके दिमाग में भी ये विषय डाल दिया है। वो मुझे लगता है कोई विदेशी का जो शक्ति केंद्र है उनका कोई प्लानिंग हो सकता है स्टेट को। बोलिए, आप नेपाल के नेपाली जनता पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आप अपने देश को जानते हैं। वो कौन विदेशी ताकतें हैं जो नेपाल के अंदर घुस रही हैं? अमेरिका, चीन,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, खुल के क्यों नहीं बोलते यूरोपियन कंट्रीज? आप बोलिए, आप हक रखते हैं अपने देश के हित में, आप नेपाल के हित में बोलने आए हैं। अभी का जो जेनजी के नाम पर जो मोमेंट हुआ, वास्तव में इसमें तो अभी इनका सारा विषय मोटा मोटी खुल रहा है। तो इसके पीछे जो 13 साल से लेकर 28 साल के जो युवा लोग कॉलेज जाकर निकल कर जो सड़क में आए थे, ड्रेस में थे, कोई 17 साल के बच्चे लोगों के, हमारा जो बेटा बेटी थे उन पर भी गोली चली। तो वास्तव में बच्चे लोग के कांध में बारूद रखकर पड़काने का काम किया। इसके पीछे खुलकर बोलना चाहिए, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। यूरोपियन यूनियन लगाया, जो सेकुलरवादी जो कंट्री थे, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है और युवा लोग उनके शिकार बन गए। अब सचेत होना चाहिए, उसका बहुत प्रमाण बाहर आने लगी है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा हो गया, दुनिया बहुत विचित्र का विषय होगा ना वहाँ। तो खेमचंद आचार्य जी, नेपाल को अस्थिर करने की कोशिश अमेरिका क्यों करेगा? अमेरिका का क्या फायदा है? ये तो बड़ा सिंपल विषय है। नेपाल एक दो बड़े देश के बीच में है। इधर 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन भारत में है, उत्तर के तरफ देखेंगे चाइना में भी वही है। तो विश्व का आधा पॉपुलेशन लगभग यहाँ पर है। तो इसके बीच में एक हीरा जैसा नेपाल है। अगर पावर अभी आपको देखने को मिलेगा कि अब पश्चिम से पावर इधर आ रही है और अमेरिका कहीं ना कहीं पावर में रहना चाहता है। तो ये दोनों देश को थोड़ा डिस्टर्ब करो या तो इसको हैंडल करो। तो सेंटर पॉइंट कहाँ है? नेपाल है। तो सिंपल ही बात है ना। जो बात आचार्य जी आपकी समझ में आ रही है नेपाल में बैठ के, ये वहाँ जो सत्ता पे कुर्सियों पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधि हैं संसद में नेपाल की, जिनके कंधों पे देश को बचा के आगे बढ़ाने का वजन है, भार है, जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। वो क्या आंख पे पट्टी बांध के बैठे अंधे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री? उन्हें नहीं दिखाई दे रहा? वास्तव में नेपाल के, हमने शुरू में भी चर्चा किया, नेपाल के 2-3 दल, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो, चाहे माओवादी हो, ये लोगों ने वादा तो बहुत बड़ी बड़ी किए, इन्होंने पब्लिक को सपना तो बड़ा बड़ा इन्होंने दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्होंने कार्यान्वयन कुछ भी नहीं किया। और इन्होंने जो कानून बनाया, जो संविधान, वास्तव में हम गणतांत्रिक संविधान बोलते हैं, जो संविधान भी जनता को ही भिड़ाने के लिए, जनता को विभाजित करने के लिए संविधान आया, ऐसा धारा है वहाँ। तो इन्होंने एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए नहीं, ऐसे को देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि ये लोग पैसा के सिवा, धन के सिवा राष्ट्र को केंद्र में रखकर इन्होंने कुछ काम नहीं किया इन दलों ने। क्यों? इसका बहुत बड़ा उदाहरण है ना, ज्वलंत उदाहरण क्या है कि अभी एक घटना घटी थी कुछ समय पहले कि जो बहुत पहले का समस्या है, जो भूटान से कुछ नेपाली भाषी नेपाल आए थे, लगभग 1.25 लाख से ऊपर। तो उनको दूसरे देश में, नेपाल से तीसरे देश में लाने का जो काम किया, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न कंट्री में, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका। तो वहाँ क्या किया कि भूटानीज तो गए, चल रहे थे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, नेपाली लोग को भूटानी बनाकर विदेश भेजने का काम किया, पैसा खा कर। अपने देश को गैर नागरिक बनाकर बेचने वाले नेता लोग, आप बताइए कितना करप्टेड है। और अपने नागरिक को, हम पढ़ते थे बचपन में कि नेपाल में जब राणा शासन था, उससे पहले के कुछ समाज में कुमारा कुमारी, यहाँ क्या बोलते, वो दास दासियाँ बोलते हैं शायद। तो वो शासक लोग, जो जमींदार लोग, उसको खरीद कर घर में रखते थे काम के लिए। हमको पढ़ने को मिलता था। तो हम समझते थे कैसा युग है भाई, लोगों को, व्यक्ति को किनने का व्यवस्था चलता था। लेकिन आज हम 21वीं शताब्दी में, हम समाजवाद उन्मुख बोलते हैं, हम गणतांत्रिक व्यवस्था में गए बोलते हैं, लेकिन
आज राज्य क्या कर रहा है, वही बेच रहा है ना, अपने नागरिक को बेच रहा है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि नेपाल के भ्रष्ट नेता, सत्ता के लालची नेता अपने देश की युवा पीढ़ी, अपने देश के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं पश्चिम के हाथों, ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, पश्चिम के नहीं, वो तो मूल टारगेट तो पश्चिम के तरफ देखने को मिलता है, क्योंकि आईएनजीओ के माध्यम से जितने भी फंड आए, वास्तव में दुनिया में मैंने देखा कि आईएनजीओ के माध्यम से समाज सुधारने के लिए जितने बहाने पर देश में छिरे हैं लोग, इन्होंने किसी देश का कल्याण नहीं किया है, समाज को विभाजन ही किया है इन्होंने। इसलिए मेरे ख्याल से तो अगर हम पावर में जाएंगे तो ये जो आईएनजीओ है पूर्ण रूप से हम प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि किसी देश का कल्याण नहीं हुआ है, नेपाल का तो सर्वनाश ही हुआ है। खेमचंद जी, आचार्य जी, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं नेपाल में? नेपाल जनता पार्टी अब इस तो में फुल फ्लैश नहीं है नेपाल की सरकार में, हुकूमत में, संसद में, इसलिए ये बात कह रहे हैं क्या? जी नहीं, हम एक जिम्मेवार नागरिक, अभी नेता के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक नेपाल के जिम्मेवार ईमानदार नागरिक होने के कारण से बोल रहा हूँ कि आप देख लीजिए ना, 20-30 साल पहले नेपाल का अगर हिस्ट्री आप जाकर देखेंगे, समाज में जाकर देखेंगे, तो 20-25 साल नेपाल भारत में दाल चावल बेचता था। 30 साल पहले तक भारत से सिर्फ वो, अभी उस समय मट्टी तेल बोलते थे हम, किरासन, वो यहाँ से जाता था। हाँ, यहाँ से वो डीजल पेट्रोल जाता था और नमक जाता था और कुछ महंगा सा कपड़ा जाता था, लेकिन अधिकांश कपड़ा वहीं से बनता था, लोकल से। तो आज देखिए, अभी अगर दाल चावल ही सिर्फ उधर से आता था वो 30 साल पहले, अभी यहाँ से अगर नहीं गया तो काठमांडू में तो भूख से मर जाते हैं लोग। कहाँ गया देश? आप क्या उत्पादन कर रहे हैं? आपने अपना जमीन जो है बंजर बना दिया, किसके डिजाइन पर बना रहे हैं आप? आपका जो उद्योग धंधा है, जो ग्रामीण स्तर में थे, वो ध्वस्त कर दिया आपने, अब किसके निर्देशन पर कर रहे हैं आप? आपका जो कल्चर है वो आपने नष्ट कर दिया, किसके आधार पर कर रहे हैं आप? आपका जो एक संस्कार था, संस्कृति था, इतिहास पर गौरव करने वाला और पुरखा पर सम्मान करने वाला, जो एक नैतिक शिक्षा पढ़ाती थी वहाँ, वो जो संस्कृत को लगभग 10 क्लास तक अनिवार्य था, वो आपने सारा ध्वस्त कर दिया, किसके आदेश पर कर दिया? एक लाइन में बताइए खेमचंद आचार्य जी, क्या नेपाल के नेता बिक चुके हैं? बहुत प्रश्न, वो तो देखने को मिल रहा है ना, इसमें दोहराने का विषय है नहीं। दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय मुझे ये लगता है, नेपाल का जो हाई लेवल में बैठने वाले, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कर्मचारी तंत्र के लोग हो, सारे लोग बाद में नेपाल में बैठना ही नहीं है। क्यों? इसके कारण क्या है, उसका बेटा बेटी नातिन जो भी है, कहीं ना कहीं अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में, कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। वो उसको बाद में अंतिम जीवन नेपाल में बिताना ही नहीं है। आपको लगता है कि सब नेता खा कमा के और विदेश भाग जाएंगे नेपाल के और जनता छोड़ देंगे? हाँ, पब्लिक तो ऐसे मार में ना। अभी जो सुशीला कार्की है ना, जो प्रधानमंत्री अभी ये जेएनजी के नाम पर बनी है, इसका बेटा कहाँ है? इसका दामाद कहाँ है? इसकी बेटी कहाँ है? सब अमेरिका में है, विदेश में है। और ये 73 साल की महिला यहाँ देश में वो कर रही है, जेएनजी के नाम पर, युवा के नाम पर सत्ता में आई है। और ये इन्होंने कुछ काम किया है क्या? अभी लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया है, तो इन्होंने इतना नरसंहार हुआ, अभी तक छानबीन क्यों शुरू नहीं किया? अभी तक किसी दोषी को क्यों कार्रवाई नहीं किया? जब जिस हमारे बच्चे लोगों के ब्लड पर खड़ा होकर वो प्रधानमंत्री बनी है, कुछ काम नहीं करना है। इलेक्शन का मार्क था का ये पब्लिक का? इलेक्शन का तो कोई विषय नहीं था। करप्शन था, महंगी था, भ्रष्टाचार था, डिलीवरी था, सोशल मीडिया तो ये बनने से पहले ही फूका हुआ था। लेकिन इस इशू को तो छोड़ दिया। अगर इलेक्शन ही कराना था तो वो केपीओली ही करा लेता था ना। बीच में इलेक्शन में जाना था तो केपीओली करा लेता था। इलेक्शन निकास है क्या? इलेक्शन तो निकास नहीं। अगर इलेक्शन में होगा तो फिर वो लोग आएंगे ना। यहाँ तो
इस परिस्थिति में तो पब्लिक का डिमांड एक है, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो अभी बना है जो जेएनजी के नाम पर सरकार, वो भी लूट रहा है। ये तो सारे लोग है भाई। ये गृह मंत्री अभी जो बना है, वहाँ का जो परंपरा है, जो संस्कृति है, इन्होंने तो अदालत में बहस किया था, रिट डाला था कि गौ को खुलेआम काट कर मीट खाना चाहिए। किसने डाला था ये रिट? ये जो गृह मंत्री, उसकी बीवी ने अदालत में रिट डाला था। इन्होंने जो गाय, वहाँ गौ माता राष्ट्रीय जानवर सिर्फ नहीं, हिंदू का माता भी है और नेपाल का तो राष्ट्रीय जानवर भी है। वहाँ 12 साल का अगर किसी गौ वंश का वध करता है तो उस व्यक्ति को 12 साल का जेल का सजाए था। यही गृह मंत्री ले, अभी जो गृह मंत्री है, इन्होंने ही सर्वोच्च में लड़कर 3 साल बना लिया वो जेल सजाए। तो ये तो पश्चिम का एजेंट है ना, ये तो CIA का, ईसाई का एजेंट है। ईसाई मिशनरी से काम करने वाले लोग। अभी प्रेजेंट जो गृह मंत्री इस वक्त एडहॉक गवर्नमेंट में जो है, क्या नाम है इनका? ये कोई बात नहीं, अगर नहीं याद आ रहा है। बहरहाल, जिस देश का नेतृत्व करेक्ट हो जाए, देश को बेचने पे आ जाए, फिर नेपाल को बचाएगा कौन? नहीं, युवा लोग बचाएंगे। जितने भी अंधेरा होता है ना कहीं दीप जलता है। आप जेएनजी की बात कर रहे हैं? हाँ, जेएनजी युवा लोग भी आगे आ जाएंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अंधेरा छटेगा, फिर उजाला आएगा, ये तो निश्चित है। मैं गृह मंत्री का ही बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो सुशीला कार्की जी है ना, प्रधानमंत्री, सुशीला कार्की के बारे में आप जो बता रहे हो, अभी एक्टिंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी जेएनजी की बदौलत, इनके तो पति प्लेन हाईजैक में पकड़े भी गए थे शायद। हाँ, उस समय वो नेपाली कांग्रेस, बहुत पुराना बात है यो। तो जेएनजी को ये नहीं दिखाई दिया सुशीला कार्की वो को? तो एक दूसरा विषय, इसको इसमें नहीं जोड़ना चाहिए। वो क्रांति का विषय था। कांग्रेस ने जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी, वो कांग्रेस ने वो प्लेन हाईजैक किया था, गिरजा बाबू और ये लोग मिलकर किए थे, वो अलग विषय है। इसमें ये जेएनजी से जोड़ना नहीं चाहिए ये। और मैं दूसरा विषय जोड़ रहा हूँ, ये सुशीला कार्की जी के विषय में कुछ पब्लिक को जानकारी होना चाहिए। नेपाल बहुत परंपरा से जुड़ा हुआ देश है। ये सनातन जो है ना, कीड़ा फटेंगरा, आप समझते हैं ना, कीड़ा फटेंगरा, वो कहीं मर नहीं जाए करके चम्मर को ऐसे हलाते हुए चलने वाले भी सनातनी है। और चलते 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 सूर्य को, चाँद को पूजने वाले भी सनातनी है, तुलसी को पूजने वाली सनातनी है, पीपल को पूजने, पेड़ पौधा, हिमाल, नदियाँ, सबको पूजते पूजते चलने वाले भी सनातनी है। चलते चलते साधना करके करके स्वयं मनुष्य का मांस सेवन करके अघोर साधना करके शिवत्व प्राप्त करने अघोरी भी सनातनी है। नेपाल में क्या सनातन मौजूदा हालात जो विपरीत हैं उनमें सुरक्षित है? नहीं है। मैं इसी को तो जोड़ रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कीड़ा कुछ अहिंसक से स्वयं मनुष्य का मांस सेवन करके शिव को साधना करके अघोर साधना से शिव तत्व प्राप्त करने वाला अघोरी भी सनातनी है। तो इतना बड़ा संस्कृति है। वहाँ एक परंपरा चलती है नेपाल में कि गढ़ीमाई है नेपाल में, जो वीरगंज के बगल में जिला है बारा में। तो गढ़ीमाई में क्या होता है, 5 साल में एक बड़ा सा मेला लगती है। गढ़ीमाई में बहुत बड़ा मेला, लाखों वहाँ बलि होती है। वो आस्था का विषय है, सनातन का आस्था का विषय है। वो आप हम सोचेंगे तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। वो वैदिक काल से कब से चला है, उसमें वो कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए। तो आस्था का विषय है। तो वो जो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री, उसको बलि प्रथा को रोकना चाहिए करके इन्होंने आदेश दिया था। सब सर्वोच्च अदालत की वो न्यायाधीश है, वो कार्यान्वयन नहीं हुआ, अलग विषय। ये सनातन में छेड़छाड़ करने का विषय है नहीं। ये कहाँ के निर्देशन पर उसने वो फैसला की थी? तो मेरा कहने का मतलब ये है, कल का जो सरकार था, केपी ओली या प्रचंड जो भी है दल का, वो तो करप्टिव थे ही। वो तो सनातन संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने लगे हुए ही थे। ये जो बना हुआ है वो भी उससे ज्यादा बदतर है। नेपाल से राजशाही क्यों चली गई? राजशाही चल जाने का कारण मेरे ख्याल से 2-3, एक तो सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि राजशाही का जो दुर्घटना हुआ, नरसंहार हुआ, जो अभी जो ज्ञानेन्द्र
राजा है उससे पहले उनके जो बड़े भाई है उनके दरबार हत्याकांड जो हो गई, उसके बाद में ये जो ज्ञानेंद्र आए आए थे तो उन्होंने भी कुछ मिस्टेक किया है कि उन्होंने जो लोकतांत्रिक पद्धति में तो राजनीति दल को साथ में लेकर चलना चाहिए था, लेकिन राजनीति दल को प्रतिबंध करके इन्होंने जो एक सक्रिय राष्ट्र संस्था के रूप में उन्होंने आपको खड़ा किया, तो उसमें राजनीति दल भी नाराज़ हो गए, पॉलिटिकल पार्टी भी नाराज़ हो गए, वहाँ विद्रोह हो गया और माओवादी जो जनयुद्ध कर रहा था वो राजनीति दल में मिल गया। उसके कारण से डेमोक्रेसी के कारण से वो राजशाही ने फिर डेमोक्रेसी देना पड़ा। फिर बाद में जो नया संसद ब्यूजा था उसने अचानक वो राजशाही को भी ख़त्म किया। तो राजशाही को ख़त्म करने में तो कुछ विदेशिया नेपाल में तो छोटा सा कंट्री जो भी खेलता है तो उनका भी हाथ है एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि ये तो राजशाही के विषय में तो पब्लिक भी उन्होंने सत्ता ले लिया, नाराज़ थे, वो खारिज हो भी हो सकता था, लेकिन सनातन हिंदू राष्ट्र जो वास्तव में उस समय खारिज हुआ वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी बोलते हैं लोग कि प्रधानमंत्री को भी मालूम नहीं था, वो सभामुख जो था उन्होंने पढ़ दिया। आचार्य जी, राजशाही का खात्मा दरबार में जो हुआ था कत्लेआम, कई लाशें बिछ गई थी, उसमें भारत का नाम भी आया था कि भारत की एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कराया है नेपाल को अस्थिर करके कमज़ोर करके अपने में तरफ झुकाने के लिए। फिर ये आया था कि उसमें अमेरिकन एजेंसीज भी हैं। फिर आया चाइना ने अपने स्वार्थ के लिए नेपाल को दबा के अपनी तरफ करने के लिए। सच आप जानते हो कि आखिर वो कत्लेआम की वजह क्या थी? क्या उसमें भारत और भारत की एजेंसियां, अमेरिका या चीन थे? इसमें अभी तक अनुसंधान तो हुआ नहीं है। वास्तविक विषय क्या था कुछ रिपोर्ट आया तो नहीं है। सुनने को ये मिलता है, आपने जो सुना है हम भी वही सुनते हैं। तो सुनने को ये मिलता है कि चाइना का तो उस घटना में इतना बड़ा मुझे नहीं लगता है कि हाथ था, लेकिन जो सोनिया गांधी का एक विषय है, राजीव गांधी ने वहाँ सोनिया गांधी को लेकर गई पशुपतिनाथ में, सोनिया गांधी को दर्शन करने नहीं दिया। वो परंपरा है, वहाँ गैर हिंदू को दर्शन नहीं मिलता है, वो एक सनातन परंपरा है। एक कारण वो भी बताते हैं लोग। सोनिया गांधी को काठमांडू में नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन जब नहीं करने दिए राजीव गांधी के साथ, तो वो माइंड में लेके दिमाग में रख के चले आए थे खुंदक, और उसके परिणाम स्वरूप ये तबाही मची दरबार में जो लाशें बिछी राजशाही। सिर्फ सोनिया नहीं थी उसके पीछे CIA भी था। तो दोनों सेकुलरवादी जो शक्तियां हैं मिलकर किया होगा, वो तो मोटा मोटी देखने को ही मिलता है। और बिना CIA के, बिना अमेरिका के सपोर्ट में सिर्फ सोनिया से ही सिर्फ नहीं हो सकता। और कोई दूसरे वजह भी जो नेपाल में चर्चित रही हो इस काम के लिए? दूसरा भी ये होगा कि राजशाही वास्तव में राजा वीरेंद्र जो थे वो वास्तव में जनता के प्रति बहुत ईमानदार थे, वफादार थे, राष्ट्रवादी लीडर थे, और देश को कमज़ोर बनाने के लिए भी किया होगा ये घटना। तो बहुत कारण है, मैंने शुरू में कहा ना, हम एक खुलकर और एक प्रमाणित करके कुछ विषय नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि अभी तक वो छानबीन होना चाहिए, हम डिमांड करते। फिर अभी एक बार वो राजशाही का जो कत्लेआम हो गया है उसको छानबीन होना चाहिए और सत्य तथ्य जो जनता में आना चाहिए। क्यों नहीं अब तक जांच हुई? बहुत साल हो गए, करीब 1.5-2 दशक होने जा रहा है उस कत्लेआम को। राजा का परिवार मार दिया गया उसके अंदर, आज तक ये नहीं पता किसने और क्यों मारा। इसको क्या नेपाल खुद दबाए बैठा है? इतिहास के गर्म में बहुत ऐसी घटना होती है संजीव जी कि आप चाहेंगे, हमको आपके मन के अंदर में पता है, फिर भी आप खुलकर बोल नहीं पाएंगे। हमारे मन में भी सच्चाई हो सकता है, लेकिन हम भी खुल नहीं पाएंगे। वैसे ही राष्ट्र की परिस्थिति में होता है कुछ विषय कि उसका छानबीन करना, वो उनके विषय पर बाहर हो सकता है। ऐसे घटना इतिहास में होते, उससे पहले भी कुछ घटना है ऐसा कि खुलकर बाहर नहीं आ सकती है और छानबीन नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक घटना है, बहुत बड़ी दुखद घटना है नेपाल के। दरबार में जो कुछ कत्लेआम हुआ नेपाल के, उस घटना में हाथ किसका था ये बात की बात है, उससे फायदा किसको हुआ होगा? जो नेपाल को कमज़ोर करना चाहता था, नेपाल में डायरेक्ट
हस्तक्षेप करना चाहता था उसको फायदा होगा। कौन था वो? यहाँ हमने अभी खुलकर बोले ना, जो विदेशी शक्तियाँ हैं जो अभी खेल रहे, अभी जो नेपाल को नरसंहार कर रहे, जो जेनजी के नाम पर या चाहे युवा के, कभी नेपाल को। भारत के लोगों का ये मानना है कि नेपाल बहुत चतुर देश है, उसकी जनता बहुत सीधी है, लेकिन वहाँ का जो नेता है, पॉलिटिशियन, नेपाल का बहुत चतुर है। वो भारत से बड़ा भाई, छोटा भाई का रिश्ता रख के माल खींचता है। चीन से उधर से माल आ रहा है उसका, पाकिस्तान से उधर से माल आ रहा है, अमेरिका से उधर से उसको माल आ रहा है। ये नेपाल जा कहाँ रहा है? ऐसा तो नहीं कि एक दिन भस्मासुर हो जाए और अपने आप ही भस्म हो जाए। ये हम चतुर नहीं बोलते, चतुर तो काम निकाल लेता है, ये चतुर है नहीं, ये लालची है। ये लीडर जो है लालची है। लालची समझते हैं ना आप? कहाँ के नेता लालची हैं? नेपाल के जो लीडर है वास्तव में चतुर नहीं है। चतुर होते थे तो राष्ट्र को बचाते थे। क्या है ये? ये लालची है। लालची का मतलब बोलते हैं, जानते हैं ना आप? लोभी, क्या बोलते हैं आप यहाँ? लोभी। हाँ, लोभी और लालची, जो अर्थ को केंद्र मानकर काम करते हैं, राष्ट्र समाज को केंद्र मानकर इन्होंने पैसा, हाँ, पैसा को केंद्र मानकर करते, इसलिए ये दुर्दशा हो रही। नेपाल को कमजोर करने के लिए नेपाल के नेता जिम्मेदार हैं या चीन, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका? कौन ज़्यादा जिम्मेदार है? नहीं, विदेशी शक्तियां तो वास्तव में जो भी हो कि अपना पकड़ बढ़ाना चाहता है, ये सिंपल बात है ना। जैसे आप छिमेक में देखिए कि आपका छिमेक आपसे रिलेशन गुड हो जाए, आपका बात वो माने, ये सिंपल ही विषय है। वो विदेशी शक्तियाँ, जो विदेशी मित्र राष्ट्र है, वो तो आपको पक्ष में तानने का प्रयास करेगा ही। तो आपको उनके पक्ष में जाना या न जाना तो आपका निर्णय है। तो विदेशी को दोषने से पहले खुद आपको नज़र डालकर देखो ना। राजा ज्ञानेंद्र अब फिर राजशाही की तरफ के लिए झुकते दिखाई दे रहे हैं। कुछ महीनों पहले सड़क पे भी आए थे, बड़ा उनका वेलकम हुआ था। उस वेलकम, उस भीड़ को उनके समर्थन में जो सड़क पे आई थी, क्या समझा जाए, क्या इशारा है नेपाल में? मैं व्यक्ति के विषय में तो नहीं बोलूँगा। राजा ज्ञानेंद्र राजा होंगे कि उनके बेटे पारस जी राजा होंगे कि उनके नाती जो है वो हो जाएंगे, वो विषय में, व्यक्ति के विषय में मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राजशाही, राज संस्था के रूप में नेपाल में, संवैधानिक राज संस्था के रूप में नेपाल कार्यान्वयन होना चाहिए, राज संस्था रहना चाहिए। मैं इस लाइन पर पहुंच गया हूं, ये अलग विषय है। और राजा कौन होगा पीछे का बात है। आप कहते हैं कि इन बदतर हालातों में नेपाल के आज ये जरूरत है नेपाल की, नेपाल को खड़ा करने के लिए, दोबारा से मजबूती देने के लिए, कि राजशाही, राजा वापस आए, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री भी रहे। तो इनमें तो कुत्ते और बिल्ली का सब बैर होता है। प्रधानमंत्री अपना खींचेगा और राजा अपना, इन दोनों के बीच एक नई खाई नहीं बन जाएगी और उससे प्रभावित नेपाल और नेपाल की जनता होगी। नेपाल का जो विकास है वो विकलांग हो जाएगा इन दोनों के जूझने में आपस में। नहीं, ऐसा नहीं होगा। राज संस्था सिर्फ आलंकारिक रूप से राज संस्था डेवलप होगा, और राज संस्था जो विदेशी कूटनीतियों का प्रमाण पत्र लेना, ओदा का प्रमाण पत्र लेने का काम, विभिन्न फंक्शन में शामिल होने का काम, ये काम करेगा। और प्रधानमंत्री प्रशासनिक काम करेगा। पावर प्रधानमंत्री के ऊपर होगा, वो पार्लियामेंट से चुनकर आएगा, वो संसद, पब्लिक में जाकर संसद बनकर आएगा, और फिर पार्लियामेंट से संसद लोग उसको चुनकर जाएंगे। वही व्यवस्था सबसे उत्तम है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हो जाएगा जब प्रधानमंत्री और नेता रहा और संसद रही? तो करप्शन तो नहीं खत्म होगा, वो तो खाए कमाएगा। फिर राजा वहाँ कहेगा मत खाओ, वो कहेगा मैं आया ही खाने के लिए हूँ। व्यवस्था एक होनी चाहिए, या राजशाही या लोकतांत्रिक। नहीं, लोकतांत्रिक राजशाही में सक्रिय राज संस्था का विषय नहीं कर रहा हूँ, लोकतंत्र का ही विषय कर रहा हूँ मैं। सिर्फ जैसे भारत में आप सिंपल देख लीजिए ना, राष्ट्रपति क्या है, यहाँ के आलंकारिक है, उनका काम क्या है आप जानते ही है। उसी हिसाब से राज संस्था वहाँ रहेगा, और काम तो सरकार करेगी ना। सवाल ये, उससे फायदा क्या हुआ? ये कंट्रोल तो सरकार नहीं हो सकती है, सरकार तो बेकाबू ही रही। नहीं, सरकार थोड़ी केपी ओली का रहेगा, थोड़ी प्रचंड का रहेगा, थोड़ी शेरबहादुर जी का। अभी तो दूसरे लोग आएंगे ना। अगर लोकतंत्र रहेगा तो देख लीजिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने भारत का भी थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हो, विश्व की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते तो मुझे ध्यान में ये आता है। एक बात मैंने
अटल जी का कुछ बात सुना था। अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी का एक भाषण सुना था मैंने, वो कह रहे थे, ये मेरा कहना नहीं है, जब बेलायत ने भारत को छोड़कर गए थे तो वहाँ डिबेट हुआ था, 15-20 साल वहाँ वो डिबेट चलते रहा 1947 से बाद में, कि उस भूमि को, उस कंट्री को हमने डेमोक्रेसी देकर आ गए, अधिकार देकर आ गए, जहाँ डेमोक्रेसी का समझ ही नहीं है, वो नहीं है उन जनता में। तो इस शब्द में मीडिया में नहीं प्रयोग करूं, उस हिसाब से वो बोलते थे और रिसर्च करते थे। वो भारत कभी विकसित नहीं होगा, ऐसे में कहाँ डेमोक्रेसी टिकेगा। बेलायत में, यूरोप में वो बहस चलती रही 17-18 साल चली। आज देखिए दुनिया में कि विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री वही भारत बना है, और लोकतंत्र का दुआ आज भारत से सीख रहे लोग। वो जो बोल रहे थे वो तो आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री जनता को देखने को मिला है। बीच में बहुत लोग आ गए ना, तो यहाँ ऐसा भी देखने को मिलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री को मरते समय कातरों तक खरीदने का उनके पास पैसा नहीं था। उसको कैसे रिजाइन देना पड़ा था आपको जानकारी है ही। लाल बहादुर शास्त्री जैसा शख्स, निष्ठावान प्रधानमंत्री को भी निरीह होकर चलना पड़ता था। लेकिन आज देखिए वही लोकतंत्र के कारण मोदी जैसा पावरफुल प्रधानमंत्री भी बन पाया। इसलिए लोकतंत्र का विकल्प दूसरा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र ही है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जो हम जो भी बोले शब्द। लेकिन राष्ट्र संस्था एक आलंकारिक रूप से रहेगा और समन्वयकारी भूमिका रहेगा और गार्जियन के रूप में राष्ट्र संस्था रहेगी, तो नेपाल फूलेगा, फलेगा और नए ऊंचाई पर जाएगा, और नेपाल सनातन हिंदू राष्ट्र फिर घोषित होगा, और नेपाल और भारत का संबंध भी अच्छा होगा, चाइना से भी रिलेशन अच्छा होगा, और विश्व को भी सही दिशा देगा। नेपाल तो वास्तव में एक हीरा है, यही हिमालय है जहाँ मानव सभ्यता विश्व में गई थी, वही हिमालय है जो सनातन है, जहाँ से वेद को लिपिबद्ध किया था, वही हिमालय है जहाँ हर एक कुना कंदरा में ऋषि मुनि अब भी साधना करते हैं, वही ज्ञान का भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, वही सगरमाथा का देश है नेपाल, जहाँ विश्व का सबसे ऊंची हिमालय है। तो एक ज्ञान का भूमि है जो नेपाल, उसको फिर जागृत करना है, तो फिर उसको उठाना है, और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं, नेपाल को जोड़ना है। वास्तव में विदेशी लोग तो नेपाल को असफल राष्ट्र बनाने के लिए इतने नीचे तक गिरे, घर घर में झगड़ा लगाया, माओवाद के नाम पर जो जनयुद्ध हुआ उसके पीछे बाइबल भी साथ में आ गया, मतलब ईसाई, हाँ ईसाई मिशनरी। सिर्फ माओ का हथियार नहीं आया वहाँ समाज में, बाइबल भी साथ में आ गया, और धर्मांतरण इतना तेजी से हो गया। आज देखिए पहाड़ में यहाँ घर है, उधर घर है, इतना दूर दूर है, हर एक घर में चर्च है, वहाँ गांव गांव में चर्च हो गया। वहाँ का जो लोकल संस्कृति, नेपाल तो प्रकृति पूजक, मूर्ति पूजक और दर्शन पूजक का संगम है ना। वहाँ तो नेपाल तो सगरमाथा, पशुपतिनाथ और बुद्ध का देश है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान तीनों मक्कार देश और भारत के दुश्मन नंबर 1 नेपाल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या दूध देने वाली गाय समझते हैं। नेपाल की ऐसी छवि क्यों है? नेपाल में सही नेतृत्व न आने के कारण से और लालची लीडर खड़ा होने के कारण से, और नेपाल का जो मूल विचारधारा है उसको छोड़कर विदेशी विचारधारा को लेकर चलने वाले पॉलिटिकल पार्टी के कारण से दुर्दशा हुआ है। समाजवाद कहाँ से आ गया? बाहर से आ गया। साम्यवाद कहाँ से आ गया? बाहर से आ गया। और नेपाल का संस्कृति परंपरा सारा नष्ट कर दिया, और जनता का जो जीवन पद्धति है वो अलग है और विचारधारा दूसरे डाल रहे हैं। आपका शरीर एक है और आपका ब्रेन दूसरी तरफ चल रहा है। आप खुद कन्फ्यूज है कि हम ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए आज देश अपाइस हो गया, अपांगा जैसा हो गया। जैसे ब्रेन अलग चल रहा है ना, आपका ब्रेन चल रहा है समाजवाद की तरफ, साम्यवाद की तरफ, आपका जीवन चल रहा है अलग है, क्योंकि आप सुबह उठकर टीका लगा रहे, पूजा कर रहे, चंद्रमा को पूछ रहे, जीवन पद्धति अलग है। इसलिए आपका ब्रेन है विरोधाभास है।
तो देश भी ऐसे हो जाएगा ना, जिसका विचार क्लियर नहीं है, जीवन पद्धति क्लियर नहीं, एक लाइन पर जीवन पद्धति चल रहा है, दूसरी तरफ विचारधारा चल रही है, इस कारण से दुर्दशा हो गई। भारत बिना कोई एहसान जताए नेपाल को दिल से, आत्मा से, दिमाग से, मन से, तन से, सोच से, सनातन से, भाषा से अपना भाई मानता है। नेपाल पाकिस्तान को क्यों रास्ता देता है भारत में घुसने का? ये तो सरकार चलाने वाले लोगों की विषय है, पब्लिक का रिलेशन ऐसा नहीं है। पब्लिक आज भी, मैं सरकार और दो देशों की बात कर रहा हूं। तो इसमें तो मैंने बहुत पहले ही कहा, आप चूंकि नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, कल को हो सकता है आपकी पार्टी ही नेपाल में जाके प्रतिनिधित्व करे देश का। हम तो उसमें तो आप बताइए ना कि पाकिस्तान के लोग संदिग्धों सीधे भारत में उधर से क्यों इतनी आसानी आ जाते हैं? सीमा हैदर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई दिन आपके होटल में रहती है और वो आराम से बस में बैठ के चली आती है। इस पे नेपाल ये उम्मीद करता है कि भारत सीमाएं खोल दे उसके लिए और पाकिस्तानी को आराम से आने दे, दावत दे के। अगर मेरे ख्याल से और सुरक्षा के दृष्टि से अगर भारत से नेपाल को दिक्कत है, नेपाल से भारत को दिक्कत है, तो दो कंट्री बैठकर इसको निकास देना चाहिए, एक विषय। दूसरा विषय, ये सीमा अगर खुला के कारण से ऐसा समस्या आ रही तो पुनः विचार करना चाहिए, एक विषय। दूसरा विषय क्या है कि अभी नेपाल में क्या हो रहा है, मैं मूल विषय बताऊंगा आपको। ये जितना भी इशू है ना, वो इशू क्या है कि सरकार और सरकार, एक नेपाल सरकार और भारत सरकार बैठकर डील करने वाला विषय है। नेपाल में क्या होता है, राजनीति होता है, एकदम राजनीति होता है। ये सरकार और सरकार पर करने वाला विषय को आप क्या करते हैं, राजनीति 2 सीट बढ़ाने के लिए पब्लिक में जाकर आप विद्रोह में खड़ा कर देते। तो ये पब्लिक और पब्लिक का विषय है ही नहीं, सरकार और सरकार का विषय है। और इसको पब्लिक पर लाकर एक ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। नेपाल के लीडर को पहला कमजोरी नेपाली लीडर होगा है, और नेपाली जितने भी अभी लीड करने वाले पॉलिटिकल पार्टी, उनका पॉलिसी का खराब पॉलिसी के कारण से ये दुर्दशा हो गई। हेमचंद जी, भूल जाइए सोने का चिड़िया जहां जैन जेट खड़ी हो गई है, प्रधानमंत्री को जूतों से मारा गया हो घेर के, गृह मंत्री को मारा गया हो नंगा करके दौड़ा के, विदेश मंत्री को मारा गया हो, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला के मार दिया गया हो। क्यों नहीं नेपाल के साथ आया था चीन बचाने उस दिन? क्यों नहीं पाकिस्तान आया था जिसके लिए सीमाएं खोल रखी हैं भारत के खिलाफ नेपाल ने? कहाँ थे सब? पहला तो क्या है कि वो जल गई थी पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी, और मरी नहीं है अभी, वो सुरक्षित है। पूरे मीडिया में यही फैला हुआ, वही मैं शुरू में वो ऐसा हुआ था, लेकिन वो बाँच गई। लेकिन अपने आप में शर्म की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री घर में घुस के आग लगा दी जाए और उनकी पत्नी को जला दिया जाए। हाँ, वो तो दुर्दशा थी, लेकिन अभी ट्रैक में आ जाएगा। पाकिस्तान कहाँ था उस वक्त? नेपाल के साथ क्यों नहीं आया? ये तो जलाने वाले लोग हैं, और रमिता देख रहे थे ना। और दूसरा, आपने कहा कि कहाँ था चाइना, वो तो आना नहीं चाहिए था, आना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में वो घुस जाते थे तो अब गृह युद्ध हो सकता था। अमेरिका तो वही चाहता था कि और द्वंद्व बढ़े और शांति सेना के नाम पर विदेशी सेना नेपाल में भीतर जाए। और अगर विदेशी सेना आ जाएगा तो नेपाल कहाँ रहेगा? आज सारा ध्वस्त हो चुका था। इसलिए कोई विदेशी सेना नेपाल में नहीं घुसना चाहिए, नेपाल को खुद खड़ा होना चाहिए। और इसलिए हम काम कर रहे हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टी ने सारा ध्वस्त कर दिया, और युवा का भावना को लेकर हम काम करेंगे और सबको जोड़कर काम करेंगे और नया ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे। आचार्य जी, अमेरिका नेपाल में ललचाई नज़रों से नेपाल को क्यों देख रहा है? उसको क्या फ़ायदा है? कब इस्तेमाल करेगा बेजा नेपाल का? उसको जब जब आवश्यकता पड़ेगी उस समय उपयोग करेगा। वो कौन सी आवश्यकता का वक्त होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। आवश्यकता तो ऐसा है ना, जैसे हम लोगों ने शुरू में भी चर्चा किया कि ये जो पावर को बैलेंस में रखने के लिए आ जाता है, वो एक विषय वो है। और दुनिया में अस्थिरता होगी तो वो जो उत्पादन करता है, वो बेचता है, वो खरीदेगा ना लोग। मैं यही आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उस सवाल के आसपास आइए कि नेपाल पे अमेरिका की नज़र क्यों है? उससे नेपाल को तो नुकसान है, छोड़ दीजिए, लेकिन उससे अमेरिका को क्या फ़ायदा है? मैं वो आंसर लेना चाहता हूँ। मैं दोबारा रिपीट किया ये, अमेरिका नेपाल में क्यों घुसना चाहता है? किस देश को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चाहता है? और आपके हिसाब से किसको नुकसान पहुँचेगा? नेपाल तो जलेगा ही, एक विषय। अमेरिका अगर यहाँ सेंटर बनाकर बैठेगा तो नेपाल तो जलेगा ही, लेकिन भारत और चाइना भी
डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये दूसरा विषय है। और तीसरा विषय अभी किसी ने आपको नहीं उठाया होगा मीडिया में, मैं एक विषय बताऊंगा। ये पावर का बैलेंस तो है ही, और दूसरा विषय महत्वपूर्ण क्या है कि अब अमेरिका हमसे लगभग 50 साल पीछे का बात सोचता है, रिसर्च करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा। अब दुनिया में अब 25-30 साल बाद में जाएंगे तो पीने का पानी का बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा दुनिया में। और पीने का पानी अभी कहाँ है देखेंगे तो एक नेपाल हिमालय है, आप इधर देखेंगे तो गंगा जो है ना, गंगा का जो वो है उसके पेरीफेरी में 50 लाख पॉपुलेशन, जल भी है जनसंख्या भी है। वो जल को अगर आप नियंत्रण करेंगे तो 50 लाख नहीं 50 करोड़ पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा वो। दूसरा हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं उधर, चाइना में उसको दूसरा क्या बोलते हैं मुझे अभी नाम ब्रह्मपुत्र का नाम मालूम नहीं है। वो नदी कहाँ उधर से उधर होकर बगती है। अगर ये दोनों नदी और हिमालय को अगर वो कब्जा कर लेगा, नियंत्रण में ले लेगा, तो पीने अमेरिका पीने का जो पानी है दुनिया में सप्लाई वो कर पाएगा अगर नियंत्रण लेगा। तो वो दुनिया में वही तो करता है ना, किसके पास पेट्रोल है वो नियंत्रण में लेगा, किसके पास खनिज है उसको घुस जाएगा। अब का मैंने वो मूल विषय कहा कि हिमालय का पानी और बड़ा स्वच्छ नदियाँ कहाँ है, एक तो वो तिब्बत से होते हुए बगने वाला ब्रह्मपुत्र, और ये भारत से ये उत्तराखंड से होते हुए बगने वाली नेपाल का नदियाँ और गंगा नदी, इसको नियंत्रण में रखेगा तो जनसंख्या भी नियंत्रण में रहेगी। और जल का जो संसार में जल को नियंत्रण करके संसार में वो व्यापार करना चाहता है, वो भी बड़ा विषय है। खेमचंद आचार्य जी, क्या चीन इतना सीधा है जो अमेरिका को नेपाल में घुस जाने देगा? प्रयास तो कर रहा है, प्रयास तो अमेरिका भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है कि नेपाल को हम कैसे कंट्रोल किया जाए। इन दोनों में जब जंग छिड़ेगी आपस में नेपाल के लिए, तो कौन जीतेगा? जीतेगा तो कौन भाई जी, मैं नहीं जानता हूँ सुरेश जी, लेकिन नेपाल बर्बाद हो जाएगा। पीसेंगे तो हम ना, और कौन जीतेगा वो अलग विषय है, लेकिन हम माटी में तो हम मिलेंगे ना। आपकी नज़र में नेपाल के लिए चीन क्या है और अमेरिका क्या है? भारत और नेपाल बोलेंगे तो अलग विषय है, लेकिन ये तो खुलकर हम क्या बोलेंगे कि चाइना जैसा भी हो छिमेकी है ना, जैसा भी हो आप सीमा से सटा हुआ है। अमेरिका वहां है भाई, इसलिए अब दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाते पढ़ाते तुम पढ़ाते हो शांति चाहिए शांति चाहिए, फिर क्यों हथियार बेचते हो? उसी को पढ़ाते पढ़ाते उसी को तुम हथियार बेच रहे हो अमेरिका। हाँ, तो गलत है ना। आप तो दुनिया की हिस्ट्री देखिए ना, आप पढ़ाते हो शांति शांति। अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन अगर नेपाल से मदद मांगेगा और भारत मना करेगा नेपाल से कि चीन की मदद मत करो, तब नेपाल क्या करेगा? मेरा सवाल उलझा तो नहीं है? अगर अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन नेपाल से मदद मांगेगा, तो अभी ऐसा है, मुझे ऐसा क्या लगता है, ये तो कल्पना का विषय है। ये मेरे ख्याल से अभी जो यथार्थ है, मेरे ख्याल से ये बहुत पहले का विषय हो सकता है। अभी मुझे लगता है कि अभी करंट इशू क्या है कि अभी हम कहाँ है मुझे पता नहीं, हमारे लीडर कहाँ है हमको मुझे पता नहीं, लेकिन चाइना और मोदी जी और शी जिनपिंग नजीक है, मैं इतना जानता हूँ। ये बात एक पूरी सेंटेंस में पूरी बताइए, क्या बता रहे समझ में नहीं आई। किसके करीब है? कहाँ पर है हमको पता नहीं, हमारे लीडर कहाँ पर है किस लाइन पर है मुझे पता नहीं, लेकिन ये अमेरिका के विषय में जो अभी जो आगे बढ़ रहे नेपाल का जो घटनाक्रम है, इसमें बीजिंग और दिल्ली नजीक है, एक लाइन पर है। अमेरिका को सिर में रखकर भारत भी अभी चलने वाला नहीं है। जो जैन जी वाला जो हुआ है ये नेपाल में बवाल, इसको लेके आप क्या कह रहे हैं? मैं फिर से बोलिए आप, चीन की जो बात ये दोहराइए जरा एक बार। कल क्या था वो विषय अलग है,
लेकिन आज के करंट समय में दिल्ली और बीजिंग एक लाइन पर है नेपाल को लेकर। चीन और भारत एक लाइन पे हाँ, हैं। ये लिख कर रखी। अमेरिका जो नेपाल में अब परिवर्तन होगा, चाइना और बीजिंग और दिल्ली के सहमति पर होगा, नेपाल को सहमति में लेकर होगा। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि चीन और भारत चाहते हैं राजशाही वापस आ जाए नेपाल में, और उसमें वो भारत का अलग हस्तक्षेप विषय है, होगा? वो नहीं। राजशाही तो नेपाली के कारण से आना चाहिए, सद्भाव किसी भी छिमेकी को होना चाहिए और हस्तक्षेप किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन राजशाही आना ना आना नेपाल का आंतरिक मामला है, नेपाली जनता तय करेंगे, नेपाल का पार्लियामेंट तय करेगा, नेपाल का जो सिस्टम है वो तय करेगा। लेकिन मैंने ये कहा कि आपका इशारा ये था कि चाइना, अमेरिका और भारत किस दिशा पर जाएगा। तो अगर कोई निर्णय करेगा तो चाइना और नेपाल के हित के लिए तो बीजिंग और दिल्ली अमेरिका को छोड़ सकते हैं नेपाल के निर्णय पर, नेपाल को बचाने के लिए। लेकिन क्या भारत को सुरक्षा के लिए नेपाल, पाकिस्तान और चीन को छोड़ पाएगा और अमेरिका को? क्या फिर बोलिए? भारत की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए नेपाल, क्या पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, इन तीन को छोड़ पाएगा? इतनी हिम्मत है? भारत भी सुरक्षित रहना है, नेपाल को भी सुरक्षित रखना है, तो इसी लाइन पर जाना है। और उसी लाइन में मुझे तो लगता है कि हमको बोलने से क्या होगा, लेकिन उसी दिशा में घटनाक्रम जा रही है। आपने घुमा के कहा, मैं सीधे सुनना चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों में जो आपको दे रहा हूँ वही शब्द आपसे सुनना चाहता हूँ ताकि दुनिया सुन सके। जब मुसीबत भारत पे आएगी तो नेपाल भारत की मदद के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत से सदियों के संबंधों को बरकरार रखने के लिए, मजबूती देने के लिए क्या पाकिस्तान और चीन को छोड़ पाने की स्थिति में होगा? मैंने चीन को छोड़ पाने का नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान का जो विषय आ रहा है ना, चाइना, भारत और नेपाल का जो आंतरिक समस्या है, इसको बैलेंस में रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए बीजिंग और दिल्ली ये तीनों देशों को छोड़कर एक लाइन पर आएंगे और आ रहा है, ये संकेत मिल रहा है। लेकिन भारत को ये बात बहुत खलती है कि चीन जो है नेपाल में घुस रहा है, क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है। नो, इसमें तो क्या है कि चाइना भी बोलता है कि भारत ऐसा होगा, वो भी बोल रहा है ऐसा है, भारत ऐसा हस्तक्षेप करता है, भारत बोलते हैं कि चाइना का ऐसा गतिविधि है देखने को। ये पिछले घटना है। लेकिन अभी करंट जो जेनजी मोमेंट के बाद में जो घटना घटी है, मैंने ये कहा कि अब बीजिंग और दिल्ली नज़दीक है, मैं इतना कह रहा हूँ। तो हस्तक्षेप का विषय कहेंगे तो एक काला पानी का इशू भी विवाद का इशू हो गया। वो चाइना ने जो गोरखा पहाड़ी जिला है, गोरखा रुई गांव है, वहाँ वो पूरा गांव पालिका चाइना के अंडर में। अभी अब विवाद का विषय तो है ही, पुराना विषय हो गया। लेकिन अभी जो किस लाइन पर कौन खड़ा होगा, तो मैंने साफ से कह दिया, चाइना को छोड़कर बीजिंग और कह रहे न तो भारत को छोड़कर चाइना और अमेरिका एक स्थान में खड़ा हो सकते हैं, न तो चाइना और पाकिस्तान एक स्थान पर खड़ा हो सकते हैं, न तो चाइना को छोड़कर दिल्ली और अमेरिका एक स्थान पर हो सकता है। और नेपाल के इशू पर अब मेरे इंफॉर्मेशन से, मेरे चेतना से, मेरे दृष्टि से अब बीजिंग और दिल्ली नज़दीक होकर काम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें कोई भी पॉलिटिकल नेपाल के लीडर इसमें नहीं खेल पाएंगे। अभी जितना खेला है इन लोगों ने खेला है, कभी दिल्ली को दिखाकर, कभी बीजिंग को दिखाकर, कभी किसको दिखाकर। अब ये समय समाप्त हो गया है। अब नया दिशा में देश बढ़ेगी, नया ऊंचाई पर जाएगा और धीरे धीरे सारा समस्या का निकास भी निकलेगा। 4-5 साल में नेपाल का नया संरचना खड़ा होगी। 20 साल बाद नेपाल और भारत कहाँ खड़े होंगे संबंधों के लिहाज से? मैं तो ये देख रहा हूँ, जो आइडियोलॉजी पर यहाँ भारत खड़ा हो रहा है, उसी आइडियोलॉजी पर हम लोग भी काम कर रहे हैं और नेपाल भी उसी दिशा में जा रहा है। मेरे ख्याल से जैसे यूरोपियन यूनियन का मॉडल है, ठीक है, और उसको सेंटर में करने अमेरिका है, मेरे ख्याल से उसी दिशा में ये जाएगा। और एक जो द्वीप है ना, ये इसमें एक विचारधारा,
एक भाईचारा के आधार पर डेवलप होगा, नहीं तो ये द्वंद्व कभी निकास नहीं होगा। इस दिशा में जाएगा मेरे ख्याल से। नेपाल भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा और भारत इसको लीड करेगा मेरे ख्याल से। तो एक नया संरचना खड़ी होगी अभी 15-20 साल के बाद में। राजशाही खत्म होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, प्रधानमंत्री का और संसद का गठन हुआ, उसके बाद से ही उथल पुथल क्यों है नेपाल में? क्या ये संभाल नहीं पाए? मैंने शुरू में इसलिए राज संस्था का विषय कहा, राज संस्था संस्थागत रूप से राज संस्था चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि वो एक केंद्र था। लेकिन वो तो रबर स्टैंप की तरह काम करेगा ना, बस मानेंगे तो है नहीं, करेंगे तो मनमर्जी अपनी आपके नेता। नहीं, लोकतंत्र रहेगा ना, लोकतांत्रिक पद्धति पार्लियामेंटली वो होगा। लेकिन क्या होगा कि जो गार्जियन के रूप में वो रहेंगे तो वो गार्जियन विहीन होने के कारण से ऐसा अवस्था भी आ गया। और पॉलिटिकल पार्टी ने लोकतंत्र को संस्थागत भी करने का नहीं किया ना, ये काम नहीं किया। भ्रष्टाचार, करप्शन, सारा चीज़ रह गया। और वहाँ दूसरा विषय क्या है कि हम जब काम करेंगे 2-3 विषय में काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पूर्ण राज्य के नियंत्रण में रहेगा और पूर्ण निःशुल्क रहेगा। ठीक है। यहाँ मूल कारण क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण से गड़बड़ हो गई। सरकार सबसे ज़्यादा लगानी किसमें? शिक्षा में करती थी। और फिर क्या किया सरकार ने? शिक्षा को ही बेच दिया प्राइवेटकरण करके। दूसरा क्या हुआ? सबसे ज़्यादा लगानी स्वास्थ्य में करता है राज्य, फिर स्वास्थ्य को ही बेच दिया। और वहाँ क्या हुआ? जिसके पास पैसा है तुम पढ़ो, जिसके पास स्वास्थ्य अर्थ है तुम उपचार करो, नहीं तो रोगा मरो। और अशिक्षित हो, पैसा नहीं है तो अशिक्षित होकर आप सऊदी कतार में जाओ, दूसरे के हली बनो, मतलब लेबर का काम करो। ये जो 2 दर्जा के नागरिक उत्पादन करने का जो शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य का जो मॉडल है ना नेपाल में डेवलप हुआ, उसी के कारण से जनयुद्ध भी हुआ, देश का दुर्दशा भी हुआ। इसलिए नेपाल में एक स्वास्थ्य प्रणाली, एक शिक्षा प्रणाली होना चाहिए। और तो उस हिसाब से डेवलप होगा तो नेपाल सुरक्षित होगा। हम उसी दिशा में। जैन जी वाला आपके यहाँ जो बवाल मचा, खून खराबा हुआ, 50-55 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री भाग गए, बहुत मतलब सब कुछ दुनिया की नज़र में है, पब्लिक डोमेन में है। इस सबके बीच एक सवाल ये होता है कि आप जिस नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आपकी वहाँ की राजनीति में, संसद में क्या स्थिति है आज, और 5 साल बाद आप कहाँ खड़ा देखेंगे अपने को? नहीं, हम अभी काम सक्रिय रूप से कर रहे हैं। 1-1.5 साल से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब जो इलेक्शन होगा तो उसमें हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पब्लिक सपोर्ट करेगा। हमारा एजेंडा क्लियर है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में है, हम महंगी के विरुद्ध में है, हम विकास के पक्ष में है, हम सुशासन के पक्ष में है, हम रोजगारी के पक्ष में है। इसलिए मुझे लगता है कि हम एक शक्ति के रूप में उदाएंगे। और युवा के नेतृत्व में हमारे साथ जितने अभी टीम में है, मुझे लगता है कि सब युवा लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई सारे लोग हैं। तो इसलिए हम नया दिशा में काम। भारत की फौज में गोरखा आपके यहाँ से आते थे, भर्ती होते थे बड़ी इज्जत सम्मान के साथ। अब वो चीन की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, ऐसा परिवर्तन क्यों? नहीं, वो तो आपका प्रश्न ही मेरे ख्याल से, या तो आपको जानकारी नहीं है, या तो आप हो सकता ना, आप बताएं, क्लियर कर दें पोजीशन। जैसे चाइना के तरफ तो चाइना में तो कोई नेपाली भर्ती होना नहीं जाता, ये कोई वो सिस्टम है ही नहीं। वास्तव में भर्ती होने के लिए दो स्थान में जाते हैं नेपाली। वो जो एक तो बेलायत जाते हैं, ब्रिटिश आर्मी में नेपाल के लोग, वो अधिकार है, वो समझौता है। और दूसरा भारत में ही है, और दुनिया में कहीं भी नेपाली सेना में नहीं जाते। मैंने इस तरह की खबरें डोमेन, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पढ़ी हुई हैं कि अब नेपाली जो युवा है पढ़ा लिखा, जिसकी बिल्ट अच्छी है फिजिक, वो अब चीन की सेना की तरफ पढ़ने लगा है। इसलिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, नेपाल आपका देश है, आप उसके हैं। इसलिए आज ये स्टेटमेंट हिंदी क्लियर कर लेना चाहता था कि यानी कि वो सब खबरें जो डोमेन में पढ़ी हैं, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे, कि नेपाल का युवा पढ़ा लिखा जिसकी बिल्ड फिजिक अच्छी है, वो चाइना की आर्मी में भर्ती होने नहीं जा रहा है।
ये आप कहना चाहते क्लियर है, वो कानूनी नहीं है, वो कोई समझौता ही है नहीं है, वो गलत अफवाह है। बस नेपाली लोग 2 स्थान में जाते थे, लेकिन भारत से तो जो गोरखा रेजिमेंट है वो खारिज हो गया। अभी अभी तो मुझे लगता है 3-4 साल, कितना 4 साल हुआ ना कि 5 साल हुआ, तो अभी नहीं चल रहा है। लेकिन वो भारत में सबसे ज़्यादा, भारतीय सैनिक में सबसे ज़्यादा नेपाली लोग थे पहले, तो दूसरा वही ब्रिटिश उसमें जाते और दुनिया में कहीं अधिकांश नेपाली बहादुर के नाम से होटलों में, ढाबों में, बच्चियां छोटी छोटी भारत में या अन्य देशों में, अरब देशों में भी नेपाल की चली जाती हैं और उनसे गलत काम कराया जाता है। सर्कस में मोस्टली लड़कियां नेपाल की मिलती, छोटी छोटी बच्चियां। ये क्या भारत के भाई पे, छोटे पे, नेपाल पे एक काला दाग से नहीं लगता है? छोटी छोटी बच्चियां नेपाल की। जिस ढाबे पे जाओ बहादुर, उसके बहुत अच्छी फिजिक है, शरीर से अच्छा है, देखने में स्मार्ट है, लेकिन वो बहादुर कहाँ का होगा? नेपाल का होगा। आचार्य जी, बहुत पेनफुल है ये चीज। ऐसा है कि बहादुर जो शब्द है उसका दुरुपयोग हो गया है। बहादुर शब्द जो शब्दकोश से प्रयोग हुआ था नेपाल में, तो क्यों हुआ था वो शब्द, आपको मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा। जब बेलायत ने भारत को कब्जा कर लिया था, नेपाल में आक्रमण नहीं किया ऐसा नहीं है, नेपाल में भी आक्रमण किया है। अभी आपका उत्तरांचल में पड़ता है जो कह रहे वो काली नदी के पास, नहीं टिस्टा कांग, मतलब वो क्या बोलते, मेरे दिमाग से आउट हो गया, उसमें तो कांगड़ा में नेपाली फौज वहाँ था उस समय। इधर पूर्व में टिस्टा और पश्चिम में कांगड़ा पहुँचा था। वो अंतिम इनसे युद्ध था अंग्रेज से, भारत को तो उन्होंने नियंत्रण में लिया था। तो वहाँ एक किला है, कांगड़ा किला, आपको गए कि नहीं गए, वो नेपाली का किला है, नेपाली भाषी का। तो वहाँ क्या हुआ कि 600 लगभग नेपाली लड़ाकू थे। लड़ाकू मतलब वो सिर्फ सिपाही नहीं, बच्चे कान में बुकने वाले महिला थी, वृद्ध महिला थे, लेकिन वो लड़ रहे थे। तो भले ही वो युद्ध, वो कांगड़ा युद्ध हार गए थे, लेकिन अंग्रेज ने वो देखा, तो बाद में देखा इतना ज़्यादा लड़ना पड़ा था अंग्रेज को कि वो एक ही किला हारी थी, 3 किला लगभग नेपाल ने जीता था। तो वहाँ बाद में उसका दृश्य देखने को कैसा मिला कि एक महिला लड़ते लड़ते वो काट गई, बच्चे को इधर यहाँ कपड़ा से मोड़ कर रखिए, वो बच्चा मृत माँ का स्तन, आप समझते हैं ना, वो चूस रहा है। वो वीरता, वो झांसी की रानी आप पढ़ते हैं ना, वो वीर वीरंगना, उसका इतिहास को गौरव करने के लिए वो आपने क्या शब्द बोला था? बहादुर। ये जो साहसी को बोलते हैं बहादुर, जिसके पास साहस है, हिम्मत है, उसको बहादुर बोलते। ठीक है, वो गौरवान्वित शब्द को हमने कहाँ लाकर व्याख्या कर दिया कि जो चिया परसने वाला, समोसा बेचने वाला, उसमें जो पेशा में लाकर हमने जोड़ दिया, वो गलत शब्द है। और वो आपने जो बताया ना, वो दुर्दशा है। तो वो क्या है कि वो तो नेपाल का जो 30-40 साल का जो असफल राजनीति के कारण से, डिलीवरी न देने के कारण से बेरोजगार युवा लोग आकर बाध्य होकर काम करते। तो ये तो शब्द का सही सदुपयोग नहीं हुआ है, ये शब्द का अपमान है, वो मुझे ऐसे लगता है। लोग तो है ना, जैसे आप देखेंगे तो आपको नाराज़ लगेगा कि ये यहाँ नेपाली का नहीं, आप जाएंगे नेपाल में, वास्तव में नेपाली लोग मेहनत करके खाते, कभी भी कोई हाथ फैलाकर 1 रुपया नहीं मांगता है। लेकिन इसके बाद भी नेपाल और भारत की सीमा इस बात के लिए बदनाम है कि नेपाल से सबसे ज़्यादा मानव तस्करी होती है। वो हमको भी सुनने को मिलता है कि बम्बई की कोठियों में नेपाली चेली मिलते, लेकिन अभी तो कम हो गया होगा। पहले तो थोड़ा चर्चा थी। तो ये देश का दुर्भाग्य है, शासन प्रशासन का कमजोरी है कि कैसा शासन है कि वहाँ गांव से फका फुला कर सीधा चेली को
वहाँ पहुँचा देते, वो तो गलत है। यहाँ भी ऐसा होता है, वहाँ भी ऐसा होता है। दूसरा विषय हमको ये बोलूँ, मैंने छेड़ रहा था कि नेपाली जो है वास्तव में भले ही झाड़ू लगाने वाला काम हो, भले ही वो करने वाला, कभी मांग कर खाता नहीं है, श्रम करके खाता है। लेकिन जितने भी नेपाल में जितने भी मंदिर में और विभिन्न रास्ते में मिलने वाले लोग हैं, वास्तव में इधर के ही लोग हैं। आज शुरू में इधर भारत से ही जाते हैं सब लोग, बैठते भारत में ऐसा भीख मांगते हैं। हाँ, मांगते हैं वो। तो अभी तो ज़्यादा मुसलमान हो गए, अभी तो ज़्यादा मुसलमान तो अभी ऐसे भी है। मैं कभी कभी मैं देखता हूँ, शुरू शुरू में तो अल्लाह के नाम पर दे दो दे दो दे दो बोलते थे। अभी तो ऐसे रास्ते में रोड में वो भजन लगाकर, दाढ़ी है ऐसा है, भजन बज रहा है, हरे राम हरे कृष्ण बज रहा है, वो कटोरा लेकर मांगने वाले, ऐसा भी हो गया है नेपाल में ऐसे मुसलमान हैं? हाँ, ऐसा भी देखने को मिलता है कभी कभी। नेपाल में मुसलमान कहाँ नेपाल को पहुंचाएंगे, क्या लग रहा है आने वाले समय में? कब्जा करेगा, कब्जा करेगा। फिर से बोलो, पूरा सेंटेंस बताओ। इसी दिशा में अगर हम लोग जो देश के चिंता कर रहे हैं, अगर ये लोग अगर राष्ट्र के मूल धार में नहीं आएंगे, हम जैसे राष्ट्रवादी लोग और देश को हित चाहने वाले लोग अगर राजनीति के मूल स्ट्रीम में नहीं आएंगे और नेतृत्व तो नहीं करेंगे और 20-25 साल ऐसे रहने देंगे तो कब्जा कर लेंगे। कौन करेगा कब्जा? गांव वाले? तो जो हम बोल रहे हैं ईसाई मिशनरी एंड मुसलमान जो है, उनका द्वंद्व होगा। एक तो कौन कब्जा कर, आप यही तो मैं जानना चाह, पूरी बात बोलिए, सेंटेंस तक पब्लिक उलझ जाएगी। आप आधी बात बोल रहे हैं। नेपाल पे अगर जो आज की गतिविधियां हैं पॉलिटिकल, वहाँ पे संकट संक्रमण काल से गुजर रहा है, तो नेपाल पे कब्जा करने की कोशिश कौन कर सकता है? वो कौन कौमें होंगी? मैंने शुरू में भी कहा था 40 लोगों को आपने 40 लाख लोगों को आपने नागरिकता दे दिया है। अभी बाजार में ये सुनने को मिलता है कि तो जो जेनजी के नाम पर आंदोलन हुआ है, उसके बाद में जो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी है, उन्होंने एक एग्रीमेंट करके वो प्रधानमंत्री बनी है कि 42,000 तिब्बतियन शरणार्थी को नागरिकता देने के शर्त में वो प्रधानमंत्री बनी है। और इसी हिसाब से आप जाएंगे आगे तो दूसरा समस्या क्या है कि अपने लोग जो नेपाल के, चाहे मधेश के हो चाहे पहाड़ के हो, वहाँ के ओरिजिनल जो लोग हैं, मूलवासी है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो यूरोप अमेरिका जाकर सेटल हो रहे, बच्चे लोग वहाँ जा रहे हैं, ज़मीन खाली हो रहा है। ज़मीन कौन कब्जा कर रहा है? नीचे मुसलमान कब्जा कर रहा है। पहाड़ में बचा हुआ जो व्यक्ति है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो 20 साल से ऐसे, 20 साल के बाद भी ऐसे चलेगा तो यहाँ के मूलवासी विदेशी हो जाएंगे, बाहर से आने वाले लाख स्वदेशी हो जाएंगे। शासन तो रहेगा, नेपाल भी रहेगा, शासन भी रहेगा। शासन कौन करेगा? दूसरा करेगा। कुल जमा ये थे हमारे साथ नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेमचंद आचार्य जी। बेबाक बात कर रहे थे, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत, सबके संबंधों बात की, लेकिन जो लब्बो लुआब निकल के आ रहा है आज की इस विशेष बातचीत में हमारे इन विदेशी मेहमान के साथ, वो ये निकल के आ रहा है कि नेपाल का नेता अगर नहीं सुधरा, वहाँ से करप्शन नहीं हटा, तो ये तय है कि कुछ साल बाद शायद नेपाल पे मुस्लिम और ईसाई राज करने की कोशिश करें, बशर्ते अगर वहाँ राजशाही आ गई तो शायद कुछ बच सकता है। लेकिन क्या होगा, ये सब समय पे छोड़ दीजिए। फिलहाल आपने जिस तरीके से बेबाकी से नेपाल भारत के संबंधों को लेकर बात की, वहाँ पे जैन जी के आंदोलन को लेकर बात की, ये वाकई में काबिल तारीफ है। शुक्रिया, धन्यवाद आचार्य जी।